से, जहां जिले में लगातार डेंगू के मरीजों के मिलने से सदर अस्पताल से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जब इस मामले में अजय भारत की टीम डेंगू स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने डेंगू से बचने के उपाय और जानकारी दिए। उन्होंने बताया कि डेंगू से किस तरह अपना देखभाल करना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनरली लोग आज के डेट में तो बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारा तंत्र सिस्टम है, उसे भी दवाइयां खरीद लेते हैं। बट 3 दिन तक यदि सेटल ना करे फीवर, लोकल यदि पैरासीटामोल भी खा लें या तो जो नेचुरल डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। यानी कि मैंने एंटीबायोटिक्स, पेन किलर इत्यादि को ना लेते हुए नॉर्मल जो अगर पैरासीटामोल खाने से अगर 3 दिन में बुखार नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक एंटी एलर्जिक साथ में ऐड कर लें, एक पैरासीटामोल ऐड कर लें, और इस दोनों के बाद यदि आपको लगता है कि राहत नहीं मिल रहा है तो समझने की कोशिश करें कि आप शायद ये मलेरिया या तो डेंगू के सीजनल नहीं है। अच्छा, डेंगू के साथ एक बात हम लोग के इलाके में और ज्यादा मशहूर है कि पपीते का पत्ते का जूस पीजिए या बकरी का दूध पीजिए। तो ये बकरी का दूध और ये जो पपीते के पत्ते का जूस है, इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? सच्चाई क्या है सर और मिथक क्या है? डेंगू में एक्चुअली प्लेटलेट काफी मायने रखता है, तो प्लेटलेट को इम्प्रूव करने के लिए अपना जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, उसमें स्वाभाविक रूप से पपीते का रोल बहुत ज्यादा है, कीवी फल का रोल बहुत ज्यादा है, और बकरी के दूध का रोल बहुत ज्यादा है। तो जहां तक आप पपीता का सेवन कैसे करना है, ये पत्ते का सेवन कैसे करें, बकरी के दूध की मात्रा क्या लें, कितना सेवन करना हानिकारक और कितना से ज्यादा होने से ये नुकसानदायक हो सकता है, तो इनकी जानकारी शायद अपने लोगों को ढंग से नहीं होने की वजह से कभी ओवरडोज, कभी लो डोज हो जाता है, और कभी जितना उम्मीद करते हैं कि इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से, सरकार के विज्ञापन के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से डेंगू पर कहीं कहीं बोर्ड्स पे लिखे रहते हैं पपीते का फल का सेवन करें, लिखा रहता है बकरी दूध का सेवन करें। तो स्वाभाविक रूप से मेरा ये कहना है कि आप 25-30 ग्राम पपीते का पत्ता लें, फ्रेश पपीते का पत्ता लें, उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें, और उसके बाद उसको आप 50 ml एटलीस्ट 150 ml 25-30 ग्राम से ज्यादा नहीं। हाँ, वो मात्रा लेकर के आप 100 ml पॉट में डाल करके उसको बॉयल कर लें। 15-20 मिनट जब बॉयल हो जाए तो आधे घंटे के लिए उसको आप छोड़ दें, और उसके बाद उसके रस को निकाल करके आप 25 से 30 ml रस जो है आप सेवन करें। 2 से 2 बार मैक्सिमम सेवन करें, इतना कम से कम जरूरत है। इससे ज्यादा कभी कभी 3 की मात्रा ज्यादा लेने से या 3 बार ज्यादा लेने से वो फिर एब्डोमिनल पेन, आई मीन की तो गैस्ट्रिक अपसेट होने का चांस रहता है। किसी किसी को वोमिटिंग हो जाएगा, किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है, किसी किसी के पेट में क्रैम्प्स भी आने लगता है। मतलब उसको कच्चा इस्तेमाल ना करना। ना, बिल्कुल नहीं। बॉयल करके उसको ठंडे कर लें। ठंडा करने का एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद उसका सेवन कर निचोड़ने के बाद वो आपको कारगर होगा। नहीं तो फिर पेट में क्रैम्प्स, डायरिया, एब्डोमिनल एलर्जी, ये सब जो होता है लक्षण फिर आना शुरू हो जाएगा। और बकरी के दूध के बारे में क्या कहेंगे? बकरी के दूध में अभी इम्यूनिटी काफी ज्यादा रहता है, प्रोटीन्स ज्यादा रहता है, उसमें भी प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता उसके अंदर में भी है। उसका सेवन भी आप 200 ml जो है ना बकरी का दूध, 200 ml बकरी का दूध 2 बार से मैक्सिमम 3 बार तक लें, उससे ज्यादा आप ना लें। 2 से 3 बार 200 ml बकरी का दूध लें तो काफी फायदेमंद है, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। इसमें एक चूंकि पपाया का पत्ते में अल्कलॉइड्स टाइप का एक चीज होता है, प्रोनाइड्स बोलते हैं उसको, और वो इम्यूनिटी में काफी प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन में हेल्प करता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग पपीते का सेवन, पत्ते का सेवन करें। सर कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू ज्वर आया, दवाई लोग लिए और 4-5 दिन में 10 दिन में ठीक हो गया, लेकिन फिर वो पुनः आक्रमण कर देता है, फिर से उसको डेंगू पकड़ लेता है। तो उसकी क्या रीजन हो सकते हैं? डेंगू का काफी स्ट्रेन है अपने इलाके में, एटलीस्ट मिनिमम 4 स्ट्रेन तो पाया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम लोग देखते हैं। डेंगू का जो वैरायटी है ना, काफी स्ट्रेन, चूंकि ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस वर्सटाइल होता है, उसके कई स्ट्रेन आ जाते हैं। तो वो स्ट्रेन की वजह से कभी पता चला कि मेरे इलाके में डेंगू 1 था स्ट्रेन, और पता चला कुछ 1-2 महीने के बाद डेंगू स्ट्रेन चेंज हो गया। जब जैसे स्ट्रेन चेंज होता है फिर दूसरा स्ट्रेन का फीवर आ जाता है वो। तो ये स्ट्रेन जो 4 तरह के होते हैं ना, उसकी वजह से डेंगू का जो है ना वेरिएशन होते रहता है, और इसी वजह से ऊपर को एक गया नहीं कि आपको शांति नहीं मिलती है, फिर आसान करने के लिए फिर दूसरे डेंगू का फीवर आ जाता है। इसीलिए लोगों को कहता है कि अभी तुरंत तुम डेंगू से ठीक ही हुए थे डॉक्टर साहब, फिर डेंगू कैसे हो गया, फिर मेरा प्लेटलेट कम क्यों हो गया? तो इसके कारण ये स्ट्रेन से संबंधित है। इसमें जो नारियल और कीवीज का जो सेवन करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है डेंगू के इलाज में? सभी का फोकस प्लेटलेट्स पे है, इम्यूनिटी पे है।
विटामिन सी पे है, विटामिन ए पे है। ये जिस फलों में ज्यादा मिलेगा वो फल आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, खास करके डेंगू के लिए। तो सर इसका कोई वैक्सीन भी है, या वैक्सीन अगर है तो क्या वो प्रभावी है क्या? वैक्सीन, चूंकि स्ट्रेन इसके वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स हैं एंड इसकी चेंजेस होते रहती है, तो अभी तक इसका वैक्सीन बना ही नहीं है, और जो बना भी है तो कभी प्रभावी ही नहीं रहा, इसीलिए अभी तक एप्लीकेबल भी नहीं रहा। अच्छा। इसकी कोई वैक्सीन नहीं। तो क्या कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए डेंगू के संदर्भ में आने वाले समय में, जो हमारा नया मौसम आ रहा है, तो डेंगू को क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए हमारे मैंने परिवार में, समाज में, और सरकार को इस बारे में क्या कुछ ध्यान देना चाहिए? तीनों को जागरूक होना होगा। सरकार को भी जागरूक है, सरकार जागरूक है तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करती है, मशीन से फॉर्मिगेशन होते रहता है, और जिस इलाके में लोग जागरूक रहते हैं उस इलाके में लोग एटलीस्ट ऑयल का सेवन करते हैं बॉडी पे, ताकि वो मस्कीटो का प्रभाव उसको कम कर सके, बाइट कम कर सके। और तीसरा कि यदि आप जनरली प्रभावित क्षेत्र में रियली आप बिलोंग करते हैं तो आप मस्कीटो नेट का प्रयोग अवश्य करें एंड बॉडी को कवर करने का कोशिश करें। एक्सपोज्ड पार्ट जनरली कवर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता है मस्कीटो को प्रभावित करने में, आपको आपके सेहत के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो डेंगू का जो बुखार है सर, वो शरीर के किस अंग को ज्यादा प्रभावित करता है? कहाँ पे ज्यादा उसके सिम्टम नजर आते हैं, या कहाँ पे दर्द वगैरह ज्यादा होता है? डेंगू तो बर्कमैन के नाम से आता है। हेडेक एंड बॉडी एक जो है इसका कॉमन लक्षण में से आता है। मस्कुलर पेन, बॉडी एक और हेडेक, ये तीनों तो इतनी ज्यादा होती है। इवन आई पेन, आंखों में पीछे पोस्टीरियर भाग में, मतलब पीछे का भाग जो है ना अपना, वहां पे काफी हेडेक होगा, सीवियर हेडेक, लगेगा कि पता नहीं मेरे को क्या हो जाएगा। उसके बाद उल्टी आना, देखने में थोड़ा दिक्कत महसूस करना, बॉडी एक इतना लगेगा कि मेरा बॉडी कट कट के टूट जाएगा, इसीलिए इसका नाम ब्लैक मून फीवर भी बोला गया है कि हड्डियां लगता है कि मेरा हड्डी टूट तो नहीं गया, इस तरह का फीवर आता है इसमें, इसीलिए स्पेशल है और पहचान वैसा आसान हो जाना। सर के पीछे दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, उल्टियां भी हो सकती है, मस्कुलर पेन भी होगा। तो ये लक्षण डिफ्रेंशिएट करता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर मलेरियल फीवर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस समय, किस स्तर पे लोगों को डॉक्टर के संपर्क में चले जाना चाहिए? देखो, आप फ्लूइड मेंटेन करो अपने आप को, हाइड्रेशन मेंटेन करना बोलते हैं इसको, फ्लूइड आरएल की मात्रा ज्यादा लें, रिंगर लैक्टेट बोलते हैं उसको। हो तो बीपी यदि फॉल कर रहा हो तो आप नॉर्मल सलाइन का भी सेवन करें, प्रयोग करें, एंड उचित जगह पे जाकर डॉक्सीसाइक्लिन एक मेडिसिन एंटीबायोटिक की, डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जिसका सेवन आप बिल्कुल ही करें वो डॉक्टर्स के सजेशन पे, बिकॉज दिस इज द ओनली एंटीबायोटिक दैट इज वेरी हेल्पफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ मलेरियल फीवर्स, डेंगू फीवर्स। तो आपने हमारे फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पपाया, बकरी दूध, नींबू एंड संतरा, कीवी फल, ये सब का सेवन आप बढ़ाएं तो आपका इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगा और प्लेटलेट भी राउंड में तेज होगा। इस तरह के भोजन को अवॉइड करना चाहिए सर डेंगू के दरमियान? खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के खाने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, तैलीय भोजन तो ऑलवेज हार्मफुल फॉर द बॉडी है, चाहे वो कोई भी फीवर हो या कोई भी गैस्ट्रिक अपसेट हो। इस टाइम में यदि फीवर है तो वो गैस्ट्रिक अपसेट होगा ही होगा, इसलिए ऑलवेज अवॉइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाईली ऑयली डाइट, जो आपको एंड मटन चिकन, इनफैक्ट मटन चिकन, दूध आप ले सकते हैं। दूध में भी यदि बकरी मिल जाए तो अति उत्तम है, और ना मिले तो आप सेवन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते अंत में हमारे दर्शकों को आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा? देखिए, ये सावधानी वाली चीजें हैं। यदि आप प्रोटेक्ट अपने आप को करते हो तो आप डेंगू से तो प्रभावित होंगे नहीं, मलेरिया से भी प्रभावित नहीं होंगे, एंड यदि बॉडी को कवर करते हैं, सीजनल फीवर को आप ध्यान में रखते हुए, आप मौसम को रखते हुए ध्यान में आप प्रोटेक्ट होते हुए आप चलते हैं तो आपको आप सीजनल फीवर से भी प्रभावित नहीं हो सकता है। रही बात आपके इलाके में यदि डेंगू का प्रकोप है तो आसपास आप जागरूक करें कि डस्टबिन या डब्बा या पुराने कचरे का बोतल इस तरह का यदि आपको दिखे या आसपास में फैला हुआ मिले तो आप सरकार को भी आगाह करें, सिविल सर्जन महोदय को आगाह करें, नगर पालिका को मैसेज दें, नगर सभापति को मैसेज दें, वार्ड सदस्य को मैसेज दें। इनफैक्ट यदि आप ग्रामीण इलाके में तो आप अपने वार्ड के नगर मुखिया लोग, सरपंच लोग, जो इलाके के प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी आप सजेशन दें एंड वहां भी छिड़काव करने की व्यवस्था करा दें, तो शायद आप सुरक्षित रहेंगे एंड कम से कम आप इस तरह की बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे। वरना ये बीमारी
तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक चली जाती है, इनफैक्ट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तक चली ब्लड को चेंज करने की आवश्यकता महसूस होती है, ब्लड नहीं चढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। आप इसको आप ऐसे लें कि यदि प्लेटलेट्स मेरा 20,000 के आसपास में या 25,000 के आसपास में चला गया है एंड काफी आप चक्कर आ रही है, खून की भी इन्फेक्ट उल्टी हो रही है, या पखाने से भी खून जा रहा है, या ब्लीडिंग स्पॉट्स काफी बॉडी में डेवलप हो गया है, बीपी फॉल कर रहा है, तो ट्रांसफ्यूजन तो आपको बनता ही बनता है। आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करा दें और अपना प्लेटलेट इंप्रूव करा दें। एक तरीका है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। एंड शॉक सिंड्रोम जो आप बोलते हैं ना, जो सीवियर कंडीशन ऑफ द डेंगू है, अलग टाइप का डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, उससे आप अपने आप को बचाएंगे तो आपकी जिंदगी भी बचाएगी। खगड़िया में डेंगू के इलाज की व्यवस्था है क्या, प्रॉपर सरकारी या प्राइवेट? ये तैयार रहते हैं, यदि ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े तो आप आए, ब्लड की व्यवस्था करा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, प्लेटलेट तक अरेंज करने के तैयार होता है। वैसे मरीज की सेवा देने के लिए हम लोग 100% तैयार रहते हैं। खगड़िया में सिविल सर्जन एंड सरकार डीएम साहब के आदेश पे वार्ड एक निर्धारित किया गया है। सरकारी अस्पताल जो मुख्यतः खगड़िया सदर अस्पताल है, यहाँ पे डेंगू वार्ड के नाम से भी बेड्स अवेलेबल है। एंड आज के डेट में देख रहे हैं मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और उपचार भी हो रहा है, हाइड्रेशन मेंटेन हो रहा है, एंटीबायोटिक जो डेंगू डॉक्सीसाइक्लिन है उसका सेवन किया जा रहा है, पपाया एंड कैरिपिल टाइप का मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लोग दे रहे हैं। प्लेंटेक्स आयुर्वेदिक मेडिसिन है हिमालय की, वो भी लोग खा रहे हैं। लोग भी जागरूक हैं, डॉक्टर भी जागरूक, कुछ मरीज भी जब जागरूक हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एंड भगवान करे, ईश्वर की कृपा है कि इसकी संख्या कमते जाए और हम लोग सब सुरक्षित रहें। चलिए सर, सर एक बार पिछली बार आपका हमने इंटरव्यू लिया था तो लोग आपके बारे में और कुछ जानना चाह रहे थे, लोग कुछ बातें भी कह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जाऊंगा तो कुछ बात करूंगा। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से भी संबंध रखते हैं क्या, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ बताएंगे सर। आपकी जो पहले का मैंने कहाँ से आपने संघर्ष शुरू किया था और इतने बड़े स्तर तक जो आप आए हैं, तो थोड़ा सा पिछले डॉक्टरी एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मेरा तो 91 बैच पीएमसीएच से है और उसके बाद मेरा रेजिडेंसी चला गया राम मनोहर लोहिया 99 में। फिर मेरा टाटा मेन हॉस्पिटल 2001 में मेरा एंट्री हुआ। टाटा मेन हॉस्पिटल मुख्यतः जमशेदपुर का ये जो है ना चर्चरी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, कैंसर के लिए फेमस सेंटर है। फिर गंगाराम में मेरा लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग हुआ एंड देन फाइनली खगड़िया 2008 में, चूंकि नेटिव प्लेस है तो इसकी सेवा के लिए हम यहाँ पे आ गए। एंड 2008 से 2013 तक सदर अस्पताल में वर्क करने के बाद कुछ फैमिलियल इशू एंड कुछ पर्सनल इशू की वजह से हम अपना प्राइवेट में आ गए। और जब कभी सरकार को मेरी जरूरत पड़ती है सीजरियन सेक्शन करना हो या फैमिली प्लानिंग करना हो, कोशिश रहता है कि मैं अवेलेबल हो जाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूं, तो क्या पता मेरा काम आ जाए उसका सीजरियन में, और मैं कर भी रहा हूं। सुबह सुबह दर्शन भी हुआ, मेरे 2 ऑपरेशन करके वहीं से हॉस्पिटल से ही आए। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर को ऐसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन आप डॉक्टर प्रेम से भी मिले। ये बेसिकली प्राइवेट डॉक्टर है, लेकिन जरूरत पड़ने पे सरकार की भी मदद करते हैं, समाज की भी मदद करते हैं, और हमारे माध्यम से आप तमाम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इनके बताए गए बहुमूल्य जो सुझाव थे, इन्होंने जो बेसिक से हटके भी ढेर सारी बात इन्होंने किया है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, तो आपको फायदेमंद पहुंचाएगा, आपके बच्चे को फायदा देगा, आपके समाज को फायदा देगा। तो हम चाहेंगे कि इनकी बातों पे ध्यान दें और डेंगू को हमारे आसपास से दूर रखें, और अगर हो जाए तो उचित इलाज कराकर इनके परामर्श का सही से उपयोग करें। आपको डेंगू प्रभावित आप हो चुके हैं तो बैकबोन में पेन होगा, आंखों में दर्द होगा, सर के पीछे दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, उल्टियां भी हो सकती है, मस्कुलर पेन भी होगा। तो ये लक्षण डिफरेंशिएट करता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। प्लेटलेट्स पे जाने से पहले हम लोग को और कुछ टेस्ट देख लेना चाहिए। इनमें जनरली डेंगू प्रभावित करता है मॉस्किटोज का। तो ये बकरी का दूध और ये जो पपीते के पत्ते का जूस है, इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? सच्चाई क्या है सर और मिथक क्या है? स्पॉटेड कुछ कुछ बॉडी में रहता है उसके पंखों पे, तो आप समझ लीजिए कि डेंगू का मच्छरी है वो। तो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट सर ने बताई है कि अगर आपको प्लेटलेट्स की कमी है, ब्लड की कमी है, अगर वो आप खगड़िया में प्राप्त करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी ब्लड डोनेशन ग्रुप जो है खगड़िया की, जिसे कि सरदार मन्नू जी चलाते हैं, और सारे कई डॉक्टर्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। तो अगर आपको प्लेटलेट्स या
खून की जरूरत है तो आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे युवा मंच में संपर्क कर सकते हैं, और जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स है सब आपस में कॉम्बिनेशन करके खगड़िया की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। डेंगू मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक तो डेंगू साधारण फीवर के नाम से जाना जाता है, फिर दूसरा उसमें आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर भी एक आता है, और तीसरा जो टफ होता है, जो जनरली काफी यदि है तो वो काफी गंभीर है, डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। खगड़िया में डेंगू के इलाज की व्यवस्था है क्या, प्रॉपर सरकारी या प्राइवेट? ये डेंगू के दरमियान खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के खाने को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर से उसको डेंगू पकड़ लेता है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? मेरा तो 91 बैच पीएमसीएच से है, और उसके बाद मेरा रेजिडेंसी चला गया राम मनोहर लोहिया 99 में, फिर मेरा टाटा मेन हॉस्पिटल 2001 में मेरा एंट्री हुआ। टाटा मेन हॉस्पिटल मुख्यतः जमशेदपुर का ये जो है ना चर्चिल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, कैंसर के लिए फेमस सेंटर है। फिर गंगाराम में मेरा लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग हुआ, एंड देन फाइनली खगड़िया 2008 में, चूंकि नेटिव प्लेस है तो इसकी सेवा के लिए हम यहाँ पे आ गए। नमस्कार खगड़िया, मैं हूँ विक्रम और आप देखें एवी न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी डॉक्टर प्रेम के क्लिनिक पर है, और जहाँ पे कि हम जानेंगे कि अभी जो मौसम के बदलाव के साथ साथ खगड़िया के हॉस्पिटलों में, क्लिनिकों में जो सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो डेंगू का है, और डेंगू के मरीज जो है लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं खगड़िया में और आसपास के इलाकों में। तो हम इनके पास ये जानने आए हैं शुरुआती दौर में कि ये जो डेंगू है ये क्यों होता है, क्यों इस तरह से मौसम के बदलाव के साथ ये बढ़ रहा है, और डेंगू होने के कारण क्या है, उसके बचाव क्या है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि डेंगू बहुत घातक साबित हो रहा है, लोगों की जान भी जा रही है। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर प्रेम से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेंगू क्या बला है। नमस्कार सर, खगड़िया न्यूज 18 में आपका स्वागत है। सर, ये डेंगू क्या है और ये क्यों होता है? ये एक्चुअल में बारिश के मौसम के बाद इसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है कि ये आज के मच्छर का जो ये सीजन होता है, ये इस टाइम पे जहाँ पे वाटर स्टोरेज जनरली डेवलप कर जाता है, चाहे वो छोटा सा पॉट हो या कचरे का डब्बा हो या आपका वाटर का टैंक हो, इस तरह के जो पॉट से बर्तन रहते हैं उसमें डेंगू का, खास करके डेंगू मच्छर का इस समय बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाता है। ब्रीडिंग टाइम रहता है, इसीलिए इसका प्रकोप इस समय तेजी से फैल जाता है। सर, इस मौसम में मौसमी बुखार भी बहुत तेजी से है, तो कैसे लोग ये समझें कि कौन डेंगू का बुखार है और कौन जो है अन्य बुखार है, जैसे मलेरिया का फीवर या सामान्य फीवर है, तो आम आदमी कैसे समझ पाए? बिल्कुल सही विक्रम जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धन्यवाद फॉर इसके लिए। देखिए, एक्चुअल में ये सीजनल फीवर भी आज के डेट में, चूंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो मौसम की वजह से वायरल का अटैक भी बढ़ जाता है और मौसमी फीवर भी आ जाते हैं। एंड इन सीजनों में आफ्टर रेनी सीजन जो होता है, मलेरिया और मॉस्किटो डेंगू का इन्फेक्ट काफी तेजी से हो जाता है। तो होता क्या है कि वायरल फीवर के अपने एक अलग लक्षण होते हैं एंड डेंगू और मलेरिया के एक अलग टाइप के लक्षण होते हैं। मोरलेस ये डेंगू जो है और मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से ही होता है। तो मच्छर जो है मलेरिया के लिए वो तो एनोफिलीज मॉस्किटो कहलाता है उसका, एंड डेंगू के लिए इजिप्टी मॉस्किटो कहलाती है। इजिप्टी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है दोनों के मच्छरों की रूपरेखा में भी। तो आम इंसान को ये देखना है कि ये मच्छर जो है शायद ये मलेरिया का है और या ये मच्छर जो है ये डेंगू का। यदि हम ये थोड़ा सा जान जाए तो हो सकता है कुछ जो सामान्य लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो थोड़ा इनकी जानकारी नहीं रख पाते होंगे, तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये शायद संभवतः मलेरिया से ग्रसित नहीं, या डेंगू से ग्रसित है या जनरल बुखार से। आमतौर पर मच्छर तो दिखाई पड़ेंगे नहीं, बहुत रेयर केस में मच्छर लोग पहचान पाएंगे। तो हमें ये जाने कि लक्षण क्या हो सकता है, जैसे डेंगू का अगर बुखार है तो उसके लक्षण क्या होंगे, सामान्य फीवर है, मौसमी फीवर है तो उसके लक्षण क्या होंगे, और अगर मलेरिया से संबंधित फीवर है तो उसके लक्षण आम आदमी कैसे थोड़ा बहुत जान सकते हैं? बात सही है, उसी पे थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे थे कि मच्छर की जो रूपरेखा है, मलेरिया की मच्छर जनरली आपको लेवल पे फ्लैट बैठा मिलेंगे एंड ऊंचाई और दौड़ने की क्षमता भी, उड़ने की क्षमता भी बहुत तेज होती है, ज्यादा होती है। और एडिप्स मच्छर जो मॉस्किटो है ये आपको पैरेलल नहीं बैठ करके एंगल के साथ साथ बैठते हैं। तो ये आम इंसान को पता होता है इस इलाके में किस तरह के मच्छर की संख्या ज्यादा है। सेकंड क्या है कि
एक तो पहचान होगा, बैठने के तरीका से आप देख सकते हैं स्पॉटेड कुछ कुछ बॉडी में रहता है उसके पंखों पे, तो आप समझ लीजिए कि डेंगू का मच्छर ही है, वो मलेरिया का नहीं होता है। जो मच्छर जैसे घर में 2-4 मच्छर हम लोग मार लेते हैं और उसको देखें, अगर उसके पंखों पे ध्यान देंगे, तरीकों पे ध्यान देंगे, पंखों पे ध्यान दें, बैठने के तरीकों पे ध्यान दें, तो आप एहसास कर सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। यस 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 यस। तो उसमें क्या तीसरी बात ये होती है कि जो उड़ने की जो क्षमता होती है एंड जो बाइट लेने की क्षमता होती है, एक मिले फीमेल ही प्रभावित करता है। फीमेल चाहे वो मॉस्किटो एडिप्टिस हो या फिर वो एनोफिलीज हो, फीमेल के काटने से तो मेल हमेशा फूलों का रस से संबंधित रहते हैं, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ब्लड से संबंधित होती है।